ये कहानी कसीम बलूच साहब की कहानी है। और वो बताते हैं जो कहानी है, ये किस्सा है, ये 1989 1990 में इनके साथ पेश आया था। बेसिकली इनकी जो रिहाइश थी वो लियारी के इलाके में मौजूद थी। ये जो टाउन था ये लियारी कहलाया करता था। उस दौर में बताते हैं कि मैं जॉब करने के लिए उस्मानाबाद के करीब नाले के करीब एक फैक्ट्री में आया करता था। अब ये जो फैक्ट्री का माहौल होता है या यहाँ की जो शिफ्ट्स होती हैं ये रोटेट किया करती हैं, और यहाँ पे कभी सुबह कभी शाम कभी दिन में ड्यूटी आवर्स को अंजाम देना होता है। अच्छा, ये वो दौर था जिस दौर में सियासी तौर पे भी जो हालात थे वो बहुत ज़्यादा ख़राब थे। और ख़ास तौर पे जिस एरिए जिस धोबी घाट के पास ये रहा करते थे या जहाँ पे ये जॉब किया करते थे, उस एरिए में हर कुछ दिनों के बाद कुछ ना कुछ होता रहता था। खैर, जिस दिन जिस रात ये वाकया इनके साथ पेश आया, इनकी जो शिफ्ट थी वो दोपहर के 1 बजे से रात के 12 बजे तक की शिफ्ट थी। 12 बजे जब ये अपनी कंपनी से निकले, इनको पता चला कि शहर के जो हालात हैं वो बहुत ख़राब हैं और रोड्स के ऊपर पब्लिक ट्रांसपोर्ट या ट्रांसपोर्ट ना होने के बराबर है। अब इनके पास यही ऑप्शन था कि अगर ये अपने घर पैदल जाएंगे तो तकरीबन 35 से 40 मिनट की वॉक करनी होगी, और अगर ये शॉर्टकट यानी नाले वाला रास्ता पकड़ते हैं तो वहाँ से इनका जो घर है वो 20 मिनट या 25 मिनट के रास्ते पे मौजूद है। ये जो दिन के औकात में नाले वाला रास्ता था, यहाँ से अक्सर लोग आया और जाया करते थे, लेकिन जैसे ही मगरिब के बाद का टाइम होता तो यहाँ पे लोग आने से परहेज़ किया करते थे। ये बताते हैं कि जब मैं फैक्ट्री से निकला तो मेरे साथ 2-3 लोग मौजूद थे, लेकिन जब मैंने अपने दोस्तों से कहा कि ये जो नाले वाला रास्ता है यहाँ से चलते हैं, ये शॉर्टकट है, तो मेरे दोस्तों ने कहा कि तुम इस तरफ से चले जाओ, हम तो यहाँ से नहीं जाएंगे। मैं बज़िद था कि मुझे यहीं से ही जाना है, क्योंकि मैं किसी भी कीमत पे अपने घर खैरियत से जल्दी पहुँचना चाहता था। खैर, मैंने अल्लाह का नाम लिया, और अल्लाह का नाम लेने के बाद ये जो नाले वाला रास्ता था, इस रास्ते से अपने घर की तरफ बढ़ना शुरू किया। ये जो नाला था, इस नाले के साथ एक बहुत बड़ा सा धोबी घाट या इस तरह का एरिया मौजूद था, जहाँ पे धोबी वगैरह बैठ के अपने कपड़ों की धुलाई किया करते थे, और धुलाई करने के बाद वो जो कूटा जाता है वो यहाँ पे कूटा करते थे। लेकिन ये जो भी काम था ये दिन के औकात में हुआ करता था। मगरिब होने के बाद यहाँ पे कोई भी नज़र नहीं आया करता था। खैर, जैसे ही मैंने नाले के साथ साथ तेज़ रफ्तारी के साथ आगे बढ़ना शुरू किया तो मुझे चलते चलते ही ऐसा महसूस हो रहा था कि इस नाले के दरमियान में, यानी जिस रास्ते से मुझे गुज़रना है और मैं जहाँ से गुज़र रहा हूँ, वहाँ पे कोई एक आदमी मौजूद है जो कि शायद कपड़े धो रहा है। जैसे कि आमतौर पे दिन के औकात में बहुत सारे धोबी यहाँ पे मौजूद हुआ करते हैं, और ना सिर्फ वो कपड़े धो रहा है बल्कि वो अकेला ही अपने काम में लगा हुआ है। ये बहुत ही हिम्मत की बात थी कि इस इलाके में, इस एरिया में, ऐसी सेंसिटिव जगह पे रात में बग़ैर लाइट्स के मौजूद होना, और ना सिर्फ मौजूद होना बल्कि अतमाद के साथ काम करना, ये वाकई में बहुत अलग लग रहा था। खैर, मैं जैसे ही उस आदमी के करीब आता जा रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ही लंबा सा आदमी है, जिसने अपनी गर्दन को नीचे यानी कपड़ों की तरफ झुका रखा है, और बिल्कुल इस तरह से झुका रखा है कि उसकी जो गर्दन है वो उसके दोनों पाँव के दरमियान से अंदर की तरफ या नीचे की तरफ दिखाई दे रही है। हैरान कुन बात ये थी कि लाख कोशिश के बावजूद ये आदमी या इसका चेहरा मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। वो कुछ इस तरह से नीचे झुका हुआ था कि मुझे उसकी गर्दन या पीठ का हिस्सा दिखाई दे रहा था, जबकि उसके आगे का जो हिस्सा है वो मुसलसल पानी या नाले की तरफ मौजूद था। आप यकीन करें कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उस आदमी ने काले कलर के कपड़े पहन रखे हैं, और वो वाकई में बहुत ही लंबा चौड़ा सा आदमी था। और आमतौर पे इस एरिया में यहाँ पे जो धोबी वगैरह मौजूद होते हैं वो इतने लंबे चौड़े नहीं हुआ करते। खैर, मैं जब उस आदमी के तकरीबन 10 या 12 फीट के फासले पे पहुंचा तो अब मुझे उसका वजूद, उसकी एक एक चीज़ मुकम्मल तौर पे दिखाई दे रही थी। वाकई में ये जो आदमी था, इसका जो कद था, इसके जो हाथ पैर थे वो बहुत बड़े बड़े, बहुत ही लंबे लंबे थे, और ऐसा लग रहा था कि बहुत ही कोई चौड़ा सा आदमी है। लेकिन हैरान कुन बात ये थी कि इतने करीब आने के बावजूद अब तक मुझे उसका चेहरा या उसका सर नज़र नहीं आ रहा था। भला वो नज़र कैसे ही आता, क्योंकि इस आदमी का सर के ऊपर का जो हिस्सा था यानी गर्दन के ऊपर का जो हिस्सा था, मुंह था, वो मौजूद ही नहीं था। ये कुछ अजीबुल खलकत मखलूक लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे इसका सर मौजूद नहीं है, और इस तरह के शख्स को, इस तरह के आदमी को हमारी ज़बान में या हमारे मुआशरे में सरकटे के नाम से पुकारा जाता है। वाकई में मेरे सामने जो शख्स मौजूद था वो एक सरकटा था।
اور اللہ جانتا ہے کہ اس سرکٹے کو دیکھنے کے بعد جیسے تیسے میں نے اپنے اعصاب پہ قابو رکھا اور پلٹ کے جتنی تیز رفتاری کے ساتھ ہو سکتا تھا میں نے اپنے گھر کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ مجھے اتنا یاد ہے کہ میں گرتا پڑتا جب باہر آیا، اور باہر آنے کے بعد اس لانگ راستے یا لانگ ڈسٹینس والے راستے سے جب میں اپنے گھر پہنچا تو مجھے 102 103 بخار ہو چکا تھا، اور اس واقعے کے بعد سے میں نے اس نالے والے راستے سے یا دھوبی گھاٹ سے گزرنے سے پرہیز کرنا شروع کر دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ قیام پاکستان سے پہلے بھی یہ جو حصہ تھا جو کہ دھوبی گھاٹ کے نام سے مشہور ہے، یہاں پہ اکثر اس طرح کی مخلوقات کو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے وٹنس کیا تھا۔ اب بہت سارے قصے، بہت ساری کہانیاں ہیں جو اس علاقے، اس دھوبی گھاٹ کے بارے میں مشہور ہیں، اور ان میں سے ایک قصہ یہ بھی مشہور ہے کہ گئے وقتوں میں جب انگریزوں کا دور تھا تو یہاں پہ کسی آدمی کو اس کی فیملی کے ہمراہ نہ صرف ذبح کر دیا گیا تھا بلکہ اس کو ذبح کرنے کے بعد یہاں پہ ویسے ہی چھوڑ دیا گیا تھا۔ غیظ آج کی یہ جو سٹوری ہے، یہ سٹوری ہمیں اسلم صاحب نے حیدرآباد شہر سے شیئر کی ہے۔ یہ بتاتے ہیں کہ پچھلے 7 یا 8 سالوں سے یہ حیدرآباد میں رہا کرتے ہیں، لیکن 2003-2004 میں جب ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا تو اس وقت یہ کراچی میں رہا کرتے تھے۔ یہ بتاتے ہیں کہ کراچی میں جو میری رہائش تھی بیسکلی وہ ایک بزنس پرپس کے لیے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کاروبار کے لیے رہائش قائم کی گئی تھی، اور جب تک میرا وہاں پہ بزنس موجود تھا تو میری مجبوری تھی کہ میں کراچی شہر میں ہی رہائش اختیار کروں۔ اب جب آپ کاروبار کرتے ہیں یا آپ کا کوئی بزنس ہوا کرتا ہے تو جن لوگوں کا آپ کے ساتھ براہ راست تعلق ہوتا ہے یا جن لوگوں کے ساتھ آپ کے مفادات وابستہ ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کو ان کے ساتھ نہ صرف دوستی کرنی ہوتی ہے بلکہ ان کے ساتھ کھانے پینے پہ یا مختلف جگہوں پہ گھومنے پھرنے کے لیے جانا پڑتا ہے۔ تو ویسے ہی 2003 چل رہا تھا اور میرے بزنس کے حساب سے 4-5 دوست تھے، اور اکثر ہم لوگ کی عادت تھی کہ کراچی میں مختلف ڈھابوں پہ، مختلف ریسٹورنٹس میں نہ صرف دیر تک بیٹھا کرتے تھے بلکہ وہاں پہ بیٹھ کے کھانا کھانے کے ساتھ ساتھ باتیں کیا کرتے تھے۔ بیسکلی یہ جو ملاقاتیں تھیں، ان ملاقاتوں کا مقصد تعلق کو اور زیادہ اچھا کرنا اور اپنے بزنس کو مزید چمکانا تھا۔ خیر انہی دنوں اتفاق سے شدید بارشیں ہو رہی تھیں اور ہم دوستوں نے پلان کیا کہ کیوں نہ گاڑی میں لانگ روٹ پہ یعنی حیدرآباد کی طرف جایا جائے، اور راستے میں کسی پوائنٹ پہ رک کے نہ صرف کھانا کھائیں گے بلکہ کچھ دیر وہاں پہ ٹائم اسپینڈ کریں گے اور واپس کراچی کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ اگر آپ اب سے 20-21 سال پہلے اس ہائی وے کی بات کریں تو اس ہائی وے کی جو حالت تھی وہ بہت زیادہ ابتر تھی، لائٹس کا بھی جو انتظام ہے وہ اتنا زیادہ موجود نہیں تھا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو بحریہ ٹاؤن جو کہ آپ آج دیکھ سکتے ہیں اس دور میں بحریہ ٹاؤن موجود نہیں تھا۔ خیر جب ہم لوگ کراچی سے نکلے تو رات کے تقریباً 12-12:30 بجے کا ٹائم تھا، اور ہم لوگ گاڑی چلاتے چلاتے بالآخر اس جگہ پہنچ چکے تھے جہاں پہ آج کے دور میں بحریہ ٹاؤن موجود ہے۔ اب جیسے ہی ہم نے اس ایریے کو کراس کیا تو ہماری کوشش تھی کہ اب جو بھی ڈھابا آئے گا یا ریسٹورنٹ آئے گا وہاں پہ بیٹھ کے کھانا کھائیں گے اور کچھ دیر ٹائم اسپینڈ کریں گے اور واپسی کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ حالانکہ اتنی زیادہ بارش نہیں ہو رہی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جو گاڑی ہے اس نے مسنگ کرنا شروع کر دیا ہے۔ حالانکہ عام طور پہ میری کوشش ہوتی تھی کہ کسی بھی سفر میں جانے سے پہلے اپنی گاڑی کو نہ صرف چیک کروں بلکہ یقین دہانی کر لوں کہ اس میں پیٹرول یا آئل وغیرہ موجود ہے۔ اب جیسے ہی ہماری گاڑی نے جھٹکے لینا شروع کیے تو تھوڑی سی فکر ہم سب کو لاحق ہوئی، کیونکہ جس جگہ ہم موجود تھے وہاں پہ دور دور تک نہ ہی لائٹس موجود تھیں، نہ ہی کسی بھی قسم کی آبادی تھی، اور نہ ہی وہاں پہ اس وقت کوئی اس طرح کے ریسٹورنٹ وغیرہ موجود ہوا کرتے تھے۔ خیر اسی دورانیے میں چلتے چلتے جو ہماری گاڑی تھی وہ نہ صرف بند ہو گئی بلکہ جیسے ہی گاڑی بند ہوئی تو ہم لوگوں نے باہر نکل کے گاڑی کو چیک کرنا شروع کیا۔
अच्छी बात ये थी कि हम दोस्तों में जो हमारा एक दोस्त था, उसको शुरू से ही गाड़ी के बारे में या मैकेनिकल वर्क के बारे में बहुत सारी चीज़ें मालूम थी। खैर, उसने अपने तौर पे गाड़ी को चेक किया और चेक करने के बाद जब हमने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की तो अल्लाह का शुक्र है कि गाड़ी दोबारा से स्टार्ट हो गई। अब जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हुई तो हमने सोचा कि इससे पहले गाड़ी दोबारा ख़राब हो या इसमें कोई मज़ीद मसला आए, बेहतर यह है कि हम लोग वापस कराची की तरफ रवाना हो जाएं। अब वापसी में जो भी रेस्टोरेंट या इस तरह की जगह आएगी वहाँ बैठ के हम लोग खाना खा लेंगे। और ऐसे ही हुआ कि जब हमने गाड़ी को घुमाया और कराची की तरफ बढ़ना शुरू किया तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे तो इत्तेफाक से हमारे अतराफ़ में या हमारे आगे पीछे कोई भी गाड़ी मौजूद नहीं थी। ऐसा लग रहा था इस सुनसान और वीरान हाईवे पे सिर्फ हम लोग मौजूद हैं और हमारे अलावा जितने भी लोग हैं वो इस रोड को छोड़ के जा चुके हैं। खैर, जैसे जैसे हम आगे बढ़े तो वैसे वैसे हमें लगने लगा कि गाड़ी की रोशनी में बिल्कुल रोड के दरमियान में ऐसा लग रहा है जैसे 4-5 लोग बैठे हुए हैं और समझ नहीं आ रहा कि ये जो भी लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं ये आखिर रोड के बीच में क्यों मौजूद हैं। वैसे आम तौर पे हाईवेज़ के ऊपर या इस तरह के रोड्स पे एहतजाज भी हुआ करते हैं, लेकिन जब भी एहतजाज होते हैं तो 4-5 के बजाय 400-500 लोग मौजूद हुआ करते हैं। अब सिर्फ 4-5 लोगों का नज़र आना और रोड पे इस तरह से बैठना, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे थे तो हमें ये भी ख़तरा था कि कहीं ऐसा ना हो कि जैसे ही हम इनके करीब पहुँचें और अपनी गाड़ी को स्लो करें या रोकें तो बराबर में से कोई डाकू या लुटेरे एकदम से हमारे सामने ना आ जाएं। खैर, इन्हीं ख्यालात में जैसे ही हम उनके बिल्कुल करीब पहुँचे और हमारी गाड़ी की रोशनी मुकम्मल तौर पे उन लोगों के ऊपर पड़ना शुरू हुई तो बज़ाहिर लग रहा था जैसे सफ़ेद कलर के लिबास में 5 या 6 बच्चे हैं जो कि हूबहू एक ही शक्ल के हैं। ऐसा लग रहा था जैसे उनके जो चेहरे हैं वो बहुत ज़्यादा सफ़ेद हैं और उनके चेहरों के साथ साथ जो उनकी आंखें हैं ऐसा लग रहा था जैसे उनकी आंखों से लाल कलर की रोशनी निकल रही है। ये सारे के सारे बच्चे न सिर्फ रोड के दरमियान में बैठे हुए थे बल्कि हमारे बार बार हॉर्न बजाने पे या उनको इंटीमेट करने पे भी वो वहाँ से नहीं हिल रहे थे। अब मेरा जो दोस्त था जो कि थोड़ा सा मौलवी टाइप का था वो कहने लगा कि तुम सब लोग आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू करो। और ऐसा ही हुआ कि जब हम लोगों ने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की तो ये जितने भी बच्चे थे एकदम से न सिर्फ खड़े हुए बल्कि आहिस्ता आहिस्ता करके पीछे हटते चले गए। ऐसा लग रहा था जैसे ये जो भी बच्चे हैं हमारे आयतल कुर्सी पढ़ने पे हमें रास्ता देने पे राज़ी हो चुके हैं। और ऐसे ही हुआ कि जैसे जैसे वो साइड में हुए या पीछे हुए तो हम लोगों ने अपनी गाड़ी को दौड़ाना शुरू कर दिया। और जैसे ही हम लोग उन बच्चों के बिल्कुल सामने से गुजरे तो मेरा वही दोस्त जो कि मौलवी टाइप का था उसने जब उन बच्चों के पैरों पे नज़र डाली तो वो बताता है कि इन बच्चों के जो पैर थे कुछ अजीब तरह के पैर थे। ऐसा लग रहा था जैसे 3 बड़ी बड़ी उंगलियां उनके पैरों की जगह मौजूद हैं और उनके जो हाथ थे ऐसा लग रहा था जैसे इस कदर लंबे हाथ हैं कि जैसे उनके हाथ उनके घुटनों तक बआसानी पहुंच सकते हो। बहरहाल जैसे जैसे करके अल्लाह अल्लाह करके जब हमने उनको क्रॉस किया तो उसके तकरीबन 15 या 20 मिनट के बाद हमारे उसी दोस्त ने हमें बताया कि ये जो बच्चे थे ये जिन्नात के बच्चे थे। और क्योंकि हम सब लोगों ने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी थी तो इसी वजह से इन बच्चों ने हमें वहाँ से गुज़रने का रास्ता दे दिया।